हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी क्लास 3 है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर एक भाई बहन तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। पूरा टॉपिक हम आपको फ्री में यूट्यूब पर करवाएंगे, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे इस प्रयास को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो शेयर करिएगा। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं साथियों। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। तो मिट्टी का रंग जो बर्तन का है वो कैसा है बाबू? लाल है, लेकिन जो उस पर चित्र बना है वो किस रंग का है? काले रंग का। ऐसे एग्जामिनर फंसाएगा, बदल देगा, ध्यान रखिएगा। पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा पुरातत्वविद किसे कहते हैं। जिनको नहीं पता है जान लो, पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो पुरानी अवशेष बिल्डिंगों के, ठीक है, ईंट, मुहरे, बाट, मनके, जानवरों की हड्डियां, अनाज के दाने, इन सभी की जो खोज करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। जो कल की वीडियो ना देखे हो, प्लीज कल की वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है, उसके बाद ये वीडियो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। जैसे मान लीजिए ये ऊंचाई वाला हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है, इसे निचला नगर कहा, इसे दुर्ग कहा। और इनके चारों ओर रक्षा प्राचीर पक्की ईंट से बनती थी। ठीक है, तो दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ये भी आप सभी को याद रखना है साथियों। चलिए, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। याद रखिएगा, मां से मोहनजोदड़ो और मां से ही महान स्नानागार, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ एक क्या था बाबू? तालाब था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों पर अग्निकुंड मिले। ऐसे याद रखिएगा, अग्निकुंड कैसा होगा बाबू? काला होगा, काला, क्योंकि उसमें जब हवन होती है तो काला हो जाता है। तो कालीबंगा, और वो कहाँ होता है? स्थल, स्थल का मतलब लोथल, ऐसे याद रखिएगा, स्थल, स्थल का मतलब लोथल, कभी आपको नहीं भूलेगा। जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह जहां अनाज रखे जाते थे वो भी प्राप्त हुए हैं। चलिए साथियों, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार आया है। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुआ है बाबू। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अन्य नगरों का विकास हमने बताया था 2500 साल पहले, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे डेवलप हुए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कच्चे माल की खोज साथियों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये वाला टॉपिक स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% गारंटी है। चलिए आगे साथियों बात करते हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु है वो टिन है, अर्थात तांबा और टिन को जब मिलाते हैं बाबू तो कांसा बन जाता है। इसका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो तांबे का कहां से? ईरान से, और टिन का बाबू अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जिनको शार्ट नोट्स बनाना नहीं आता है वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम एक दिन शार्ट नोट्स बनाना आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता का अंत कैसे हुआ आइए जानते हैं। कुछ अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। अलग अलग विद्वानों के इसमें अलग अलग कथन हैं बाबू। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो केवल कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। और ये तो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, इतनी बड़ी सभ्यता थी कि मेसोपोटामिया से 20 गुना ज्यादा, आप कह सकते हैं ज्यादा बड़ी थी, इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी बड़ी सभ्यता थी ये। चलिए फ्रेंच की बात करते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंच कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि फ्रेंच का निर्माण कृत्रिम रूप से होता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी।
उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। स्टार लगा लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, विभिन्न एग्जामों में आया है। बात करते हैं ऋग्वेद की बाबू। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो प्रार्थनाओं को बाबू क्या कहते हैं? सूक्त। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरीके से जिसे बोला गया हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृति है। इस पर स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इसे पढ़ा नहीं जाता था, इसका उच्चारण होता था और श्रवण, दो काम होता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, याद रखिएगा। अगला है महापाषाण। चलिए बात करते हैं शिलाखंड महापाषाण। महा का अर्थ है बड़ा, पाषाण का अर्थ है पत्थर। नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसको दफन किया गया है, इसके चारों ओर ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगा के इसको सेट कर दिया जाता था। इसे ही महापाषाण कब्र कहा जाता है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। महापाषाण जो कब्रें बनाने की, ये कब्रें हैं, ठीक है, सही कर लीजिएगा। कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है। चलिए मैप में मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका दक्कन भारत है, ठीक है, और ये आपका दक्षिण भारत है, ये आपका उत्तर पूर्वी भारत है और ये आपका कश्मीर है। इन क्षेत्रों में ये सभ्यता फैली थी। बात करेंगे बाबू जनपद की। चलिए जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ और दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, कई बार प्रश्न आया है। बात करेंगे बाबू महाजनपद की, आइए देखते हैं। चलिए करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। याद रखिएगा, जो महाजनपदों के राजा हैं वो नियमित कर वसूलते थे। इस लाइन पे स्टार लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ये स्टार लगाइएगा। तो जो कृषि से उपज का कर के रूप में प्राप्त हिस्सा है उसे भाग कहते थे, याद रखिएगा। कृषि में परिवर्तन। चलिए इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, गहराई तक जोता जा सकता था और ज्यादा उपज भी की जा सकती थी। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर अब उनका रोपण शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं बाबू मगध की। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। स्टार लगाइएगा, कई बार पूछा गया है। बिहार में राजगीर, जिसे आधुनिक राजगीर कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, राजधानी बन गया, याद रखिएगा। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली या बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। इसका जो अगला पॉइंट है बाबू जो हमें पढ़ना है वो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। और जैन और बौद्ध धर्म के बाद जो कुछ बचे टॉपिक्स हैं, पढ़ करके कल की वीडियो में हम पूरा का पूरा ये आपका टॉपिक क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और अपने हर एक दोस्त भाई बहन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा जिनको फ्री में अध्ययन करना है। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।